नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं ईवीएस की से को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों। और ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं 2011 से लेकर के 2023 तक सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में आते हैं और यहाँ आने वाले हैं। तो बिल्कुल देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। और प्रश्न नंबर फर्स्ट को भी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? मैं आपको अच्छी तरीके से मैराथन क्लास में भी बता चुका हूं कि जो परिवार आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका एकल परिवार होता है और एक आपका संयुक्त परिवार होता है। एक आपका एकल परिवार हो गया दोस्तों और दूसरा आपका कौन सा हो गया? संयुक्त परिवार हो गया। अब उनमें से आप बताना है कि इनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, हमें कैसा चाहिए था? नेगेटिव। तो देखिएगा नेक्स्ट, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। वे समान आवास भोजन सामान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सही बात है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो, ये भी बात सही है। तो आपका नेगेटिव वाला चाहिए था, नेगेटिव वाला किसमें है? बी में है। सबकी आय अलग अलग जमा नहीं होगी, सबकी आय एक ही जगह जमा होगी, चाहे परिवार कैसा भी हो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? बताइए ऐसा कौन सा रोग है जो जल से नहीं होता, यानी जल के कारण नहीं होता, ये आपको बताना है। बताइएगा ऐसा कौन सा रोग है जो जल के कारण नहीं होता। आप कहोगे सर हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है या एड्स है? आप सबको पता है क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ये जल से नहीं फैलता दोस्तों, जबकि हैजा है, मलेरिया है ये, ठीक है। ये आपका पेचिस है, पीलिया है, ये दूषित जल के कारण फैलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन करना है, यानी इनमें से कौन सा रोग है जो प्रदूषण के कारण फैलता है। तो बताइएगा कौन सा रोग है जो आपका प्रदूषण के कारण फैलता है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से रोग हैं जो प्रदूषण के कारण फैलते हैं। देखिए कैट क्राई सिंड्रोम ये प्रदूषण के कारण नहीं फैलता, जबकि मिनीमाता फैलता है। अब दोनों होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। उच्च रक्तचाप ये है नहीं है। हैजा पानी के कारण फैलता है, ये भी आप जानते हो। लेकिन जो मिनीमाता है और फ्लूओरोसिस है, ये क्या है? प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले क्या है? रोगों का युग्म है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रदूषण के कारण होने वाले रोग। मिनीमाता किसके कारण होता है आप जानते हो? मछली में जो HG यानी पारा जो इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वहां पर क्या होता है? मिनीमाता रोग हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक दूसरे से जुड़े जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, वो श्रृंखला क्या कहलाती है? क्या खाद्य जाल कहलाता है, खाद्य नेटवर्क कहलाता है, जैव भार का पिरामिड कहलाता है, या पौष्टिक स्तर कहलाता है? तो आप बोलोगे क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। सब जानते हैं 71% जो है क्या है? पृथ्वी पर जल है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत, क्या 1/3 है, 2/3 है, 3/3 है या आधा है? कमेंट करके बताइएगा कितना। आपको मैंने बताया कितना? 71%। तो 71% लगभग कितना है आपका? कितना? कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कितना तिहाई है। आप बोलोगे 3/3 नहीं है, इनमें से तो कोई है ही नहीं है, तो तिहाई नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? चौथाई। क्या कर लो? यहाँ चौथाई कर लो दोस्तों, ये गलत हो गया है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 3/4 जो है क्या है? जल से ढका हुआ है, ये भी आपको पता रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं,
बात कर लें ये जो 71% है ये ढका हुआ है जल से, लेकिन इसमें से भी 97% जो पानी है ये क्या है, महासागरों का है। किसका है, महासागरों का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो पीने योग्य नहीं है। और 2% जो जल है वो क्या है आपका, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और 1% केवल क्या है, पीने योग्य है, जो कि नदियों में है, झीलों में है। ये आपको ध्यान में रखना है, या भूमिगत है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। इटाई रोग जल में से किस धातु के घुलने के कारण होता है, बताइए। जो इटाई रोग है, जल में कौन सी धातु घुल जाती है तो इटाई रोग हो जाता है, ये आपको बताना है। बताइएगा, क्या पारा, कैडमियम, कैल्शियम, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कैल्शियम तो हड्डियों के लिए होता है और ये विटामिन डी में पाया जाता है, जबकि कैडमियम की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारा जो होता है इसकी अधिकता से मिनीमाता रोग हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मिनीमाता रोग। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल से संबंधित नहीं है। क्या हैजा है, कसरा है, डायरिया है, या पीलिया है, बताइए। तो आप बोलोगे कसरा जो है ये जल से संबंधित नहीं है दोस्तों। जल से संबंधित मलेरिया आपका होता है, पीलिया होता है, हैजा होता है, डायरिया होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपसे बोला है जल की आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी। किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा, फेदोमीटर के द्वारा, या मर्केली स्केल के द्वारा। आपको पता होना चाहिए बैरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, वायु दाब। ठीक है, वायु दाब को मापते हैं। हाइड्रोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं, आपकी आर्द्रता को मापते हैं। जबकि फेदोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई, किसको मापा जाता है दोस्तों, समुद्र की गहराई को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जबकि बात करें मर्केली स्केल से, मर्केली स्केल से क्या, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, तीव्रता को मापते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे बोला निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है, बताइए। क्या कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है, या आलू है, बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी बायोडीजल की फसल है। आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जेट्रोफा क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या करना है, देखिएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित का मतलब सुमेलित नहीं है, यहाँ ये गलत लिख गया है दोस्तों। क्या आपको लिखना है, सुमेलित। ठीक है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब मैचिंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा अब आपको बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। आप सभी जानते हो कि जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं, तो आप कहोगे ये तो करेक्ट बात है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी सही है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, जबकि पर्यावरण संरक्षण जो दिवस है ये आपका 22 मई को नहीं मनाते। तो ये आपका कब मनाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर को मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, आपका राइट वाला ए हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करिएगा। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है, अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता, बताइएगा। ये मैंने कई बार करा है क्योंकि ये बार बार आ चुका है एग्जाम में, 4-5 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने बार बार इसको ले रहा हूं। तो नीड़ का मतलब क्या होता है, घोंसला। क्या होता है, घोंसला होता है। मैंने आपको हर बार मैंने आपको बताया। और कौन निर्माण नहीं करता, आपका कोयल नहीं करती, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि कौवा क्या है, घोंसला बनाता है। चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है, और शुतुरमुर्ग जो है वो जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें अंडे देता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपको क्या करना है, इसमें आपको मैचिंग करनी है। देखिएगा सूची बंदी है, सूची दूसरी दी गई है। अब आपको मैचिंग करनी है कि हाथी जो परियोजना है ये कब आई थी, ये आपको बतानी है। और रेड डाटा बुक की पहली बार कब प्रदर्शित की गई थी, ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये भी आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। तो सब जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब आया था, 1986 में आया था। और तीसरे में देखो ये होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं। अब इनमें मैच कर लो,
और आगे जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता जो आपका अधिनियम है ये आपका कब आया था, सन 2002 में ही आया था। तो यानी बी का तो बी हो गया, तो आप कहोगे ये इसमें पहला दिया ये कट गया, यही वाला आपका हो गया। जबकि बात करते हैं रेड डाटा बुक की, रेड डाटा बुक 1966 में आई थी और हाथी भी जो परियोजना है ये आपकी 1992 में लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में क्या करना है आपको, सुमेलित नहीं करना है, यानी जो आपका गलत है वो आपको बताना है। 11 जुलाई को क्या जनसंख्या दिवस मनाता है, अभी भी मैंने आपसे पूछा, करेक्ट बात है। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण जो दिवस है 26 नवंबर को मनाते हैं। और राजाजी राष्ट्रीय जो उद्यान है ये आपका राजस्थान में स्थित है, आपका वो एकदम गलत, ये आपका कहां स्थित है, यूके, यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और उत्तराखंड में ही क्या है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका कहां है, आपका उत्तराखंड में है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, जयपुर है। क्या है आपके, इसकी राजधानी जयपुर है दोस्तों। और आमेर का किला भी जयपुर में ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जयपुर को ही पिंक सिटी कहते हैं। और जयपुर का एक आपको, जयपुर में किसी भी जिले का एक आपको बताना है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान का कोई भी राष्ट्रीय उद्यान बताइए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, ये आपको बताना है। यानी चावल पे अगर हम पॉलिश कर दें तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाएगा, बताइए। एक्सकॉर्बिक अम्ल नष्ट हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल नष्ट हो जाएगा, थायरॉक्सिन या थायमीन, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे भाई चावल पे अगर पॉलिश कर दोगे तो विटामिन जो आपका B1 है ये नष्ट हो जाएगा, और विटामिन B1 की वजह से कौन सा रोग हो जाएगा, वेरी वेरी रोग हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब वेरी वेरी रोग हो जाएगा तो कौन सा विटामिन है, B1, और B1 को ही क्या बोलते हैं, थायरिन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। विटामिन आपके कितने होते हैं, जल में घुलनशील आपके BC होते हैं। और जबकि बसा की बात करें तो KEAD, ये भी आपको मैंने आपको ट्रिक की सहायता से मैंने आपको बताया है, ध्यान में रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए खरीफ की जो फसल है कब बोई जाती है, ये आपकी जून और जुलाई में बोई जाती है, ये ठीक है दोस्तों, जुलाई में बोई जाती है। और काटी कब जाती है, ये आपकी अक्टूबर से ये आपकी नवंबर में काटी जाती है, ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है, नवंबर तक काटी जाती है दोस्तों। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है, बताइएगा, कमेंट करिए कौन कौन सी आती है। आप बोलोगे सर चावल भी आती है, क्या आती है, चावल आती है, आपकी गन्ना आती है, गन्ना है, मक्का है, ये आती है, इसके अंदर आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन खरीफ की फसल नहीं है, तो आप बोलोगे गेहूं नहीं है। अब गेहूं नहीं है तो गेहूं किसकी फसल है, आप बोलोगे सर रबी की फसल है दोस्तों। और रबी की फसल में क्या आता है, गेहूं आता है आपका, ठीक है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है और सरसों आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में क्या बोला है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के कुछ उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है, बताइए। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या पढ़ाना चाहता है। आप जानते हो कि भाई इनमें कोई प्रोटीन तो पाया नहीं जाता, क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे क्या बोला है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, बताइए सबसे अधिक या सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है। क्या उड़द की दाल में पाई जाती है, क्या अरहर की दाल में पाई जाती है, मटर में पाई जाती है, ये आपका सोयाबीन में पाई जाती है। तो आप क्या बोलोगे, सोयाबीन में पाई जाती है। अब कितनी पाई जाती है, लगभग 40% इसमें प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। शहद का प्रमुख घटक है, बताइए, क्या ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या माल्टोज है, कमेंट करके बताइएगा। शहद का जो प्रमुख स्रोत है ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि शहद का जो प्रमुख घटक है वो क्या है, आपका फ्रक्टोज है। क्या है दोस्तों, फ्रक्टोज है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फ्रक्टोज भी कह देते हैं, फ्रक्टोज भी कह देते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19।
मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? बताइए। यानी जैसे खाते हैं और तुरंत उन्हें एनर्जी आ जाती है, उसका स्रोत क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या खनिज लवण है? आप बोलोगे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, इससे आपको तुरंत एनर्जी आती है। एनर्जी प्रोटीन से भी आती है, विटामिन से भी आती है, खनिज लवण से भी आती है, बट ये तुरंत नहीं आती, कुछ समय बाद आती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। आयोडीन से रिलेटेड है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या मलेरिया होता है? ये तो मच्छरों से होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, घेगा होता है, पोलियो होता है, मधुमेह होता है? बताइएगा। इसको डायबिटीज भी कहते हैं, मधुमेह को। तो बताइएगा कौन सा रोग होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप बोलोगे कौन सा रोग होता है? सर घेंगा नामक रोग होता है दोस्तों। इससे क्या होता है, जो त्वचा होती है वो काफी मोटी हो जाती है। ये मीठा खाने के कारण होती है, मीठा खाने के कारण होती है मधुमेह की बीमारी खाने से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला? रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए हैं, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक का अपनाने की जरूरत है? बताइए, बताओ वो किस तकनीकों को क्या है अपनाएगा? तकनीकी के मतलब वो कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाएगा जिससे क्या है 4 किलो का मुरब्बा जो है वो बन सके और सुरक्षित रह सके? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। सभी भाई बहन कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। कमेंट करके बताइएगा, क्या संरक्षण होगा, क्या परिरक्षण होगा, अपघटन होगा या पाश्चुरीकरण होगा? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिरक्षण हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, जो आंवला होंगे वो सही रहेंगे, यानी बेकार नहीं होंगे। और आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, स्कर्वी नामक रोग होता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार पेड़ नहीं है, बताइए। क्या नीम है, इमली है, बबूल है या सहतूत है? बताइएगा कौन सा नहीं है? सहतूत है। बताइए, ये सहतूत गलत लिख गया है, ये सहतूत ऐसे लिखता है, सहतूत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी वाला ही हो जाएगा। जो सहतूत है ये सदाबहार पेड़ नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? बताइए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, ये आपको बताना है। क्या गुजरात का अर्थ शुष्क क्षेत्र से है? आप ये बताओगे। आप कहोगे भाई गुजरात का शुष्क क्षेत्र से नहीं है, एकदम गलत हो जाएगा। पूर्वीय घाट गलत, पश्चिमी घाट और मध्य। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके एमपी में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। और पश्चिमी घाट किसको बोलते हैं? केरल को कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और केरल में ही क्या है? शांत घाटी। शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है आपका? ये भी आपका केरल में ही है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? अभी अभी जस्ट मैंने बताया, उत्तराखंड की पहले बात करते हैं तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और एक और है, ये आपको बताना है कौन सा? राजा जी। क्या? राजा जी। राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका कहाँ है? ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। जो आपका मध्य प्रदेश है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एमपी में क्या है? सर्वाधिक वन है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात करते हैं तो दुधवा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रप्रभा है। ठीक है, केरल की बात करते हैं दोस्तों, अभी भी मैंने आपको बताया शांत घाटी। क्या है? शांत घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ है? केरल में ही है। केरल में ही नावों की रेस होती है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे क्या बोला? निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? बताइए, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके। तो आप बोलोगे क्या राजस्थान है, क्या उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है या पश्चिम बंगाल है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और भारत में पूरे विश्व के मैंग्रोविन जो वनस्पति होती है विश्व का लगभग कितना है? मात्र 5%
पाई वनस्पति जाती हैं, सिर्फ 5% ही वनस्पति पाई जाती हैं। ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृत सागर क्या है? ये सीटेट में कई बार आया हुआ है, मृत सागर क्या है, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि मृत सागर क्या है। ऐसा सागर जिसमें पानी क्या हो, जहरीला हो। ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज्यादा नमकीन हो। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे और तीव्र गति से आते हो। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक हो। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा सागर, मृत सागर उसे बोलते हैं जिसका क्या हो, ज्यादातर पानी क्या हो, चाहे सागर हो चाहे उसका पानी ज्यादातर क्या हो, नमकीन हो। वही क्या कहलाता है, आपका मृत सागर कहलाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम, अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? यानी ऑस्ट्रेलिया के तो पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है, और जबकि अफ्रीका की बात करें तो उसके पूर्व में स्थित है। तो बताइएगा ऐसा कौन सा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे कौन है, हिंद महासागर है दोस्तों। क्या है, हिंद महासागर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? बताइए, क्या चीन की खाई है, मरीना की खाई है, अरब की खाई है, या सीज्म की खाई है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सी खाई है। तो आप बोलोगे जो आपकी मरीना की जो खाई है, ये क्या है, सबसे ज्यादा गहरी खाई है समुद्र की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और इस बार भी आएगा ही आएगा। इसमें आपसे पूछा है, कोकण, कोकण जो आपका रेलवे जो है ये जोड़ता है, सीधे जुड़ती है। बताओ किसको जोड़ती है, बताइएगा किसको जोड़ती है। यानी कोकण जो रेल है वो सीधे जोड़ती है। अब किसको जोड़ती है, कमेंट करके आपको बताना है। क्या मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है, कोची और गोवा को जोड़ती है, कोलम और कोझिकोड को जोड़ती है, या अल्पुजा और मंगलौर को जोड़ती है? कमेंट करके बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है। ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताइएगा। क्या आपका NH4 है, NH44 है, NH10 है, या NH5 है? कमेंट करके बताइएगा कि नेशनल जो हाईवे है वो क्या है, सबसे लंबा नेशनल राष्ट्रीय हाईवे आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा सबसे लंबा कौन सा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे सर आपका NH44 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी कुल लेंथ कितनी है, 3745 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वीय तट का सबसे गहरा भूमिवर्त पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब आपको पता होना चाहिए पूर्वी घाट की बात हो रही है, तो इधर आपके क्या है, पूर्वी घाट है। तो इधर की तरफ के जो भी बंदरगाह होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, पूर्वी घाट के बंदरगाह कहलाते हैं दोस्तों। और गहरा, सबसे गहरा और भूमिवर्ती है, ये आपको बताना है। क्या चेन्नई है, आप बताओ, क्या चेन्नई है, ट्यूटिकोरिन है, पारादीप है, या विशाखापट्टनम है? तो आप बोलोगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। और विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है, आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में एक कलमकारी प्रसिद्ध है, कलमकारी कह सकते हैं, चित्रकारी भी कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है, पोचमपल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी गैस या कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व है? बताइए, क्या आपकी ऑक्सीजन जिम्मेदार है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, क्या नाइट्रोजन जिम्मेदार है, या हाइड्रोजन जिम्मेदार है? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। जैसे कि आपकी CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपकी फ्रिज वगैरह एसी में मिलती है गैसें। एक आपकी N2O है, ठीक है, ऐसे ही आपकी CO2 है, CO है, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? बताइए, यानी इन चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिससे क्या है, जल प्रदूषण
नहीं होता। देखिए बात करते हैं यहाँ औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा या खनन अपशिष्ट। कमेंट करके बताइएगा। इसमें से आपको बताना है कि जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, खनन अपशिष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या है आपका औद्योगिक है, ये क्या है आपका जल प्रदूषण का कारण है, इस जल प्रदूषण का स्रोत है। रेडियोधर्मी भी है और कृषि जनित भी क्या है, जल प्रदूषण का कारण है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपसे बोला है भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी बताइए कौन जारी करता है। भारत में बाढ़ आने वाली है, इसकी चेतावनी क्या आपको करना चाहिए, क्या सुरक्षा कैसे प्रदान करनी चाहिए, इसकी चेतावनी कौन देता है, केंद्रीय जल आयोग देता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है, जल संसाधन विभाग देता है, या उपरोक्त सभी। तो आपका होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ग्राम पंचायतों का कार्य होता है, ग्राम पंचायतों का क्या कार्य होता है, गांव में बदलाव लेके आना, सामाजिक कार्यों के प्रति कोई भी योजना आई है सामाजिक कार्य की, उसे शहरी स्तर से गांव स्तर तक लेके आना, ये सारे क्या हैं आपके ग्राम पंचायत के कार्य हैं। अब आपके ऑप्शन ये जल संसाधनों का रख रखाव, ये भी कार्य है, स्कूलों का निर्माण करना ग्राम पंचायतों का कार्य है, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, ये भी क्या है आपका ग्राम पंचायत का कार्य है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो है यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। पर्यावरण अपघटक, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है, बताइए कौन परिणामी खतरों में शामिल है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आपका जो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइए क्या होगा, भूस्खलन होगा, बाढ़ एवं सूखा होगा, वनों में अग्नि दुर्घटना होगी, या उपरोक्त सभी होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा, सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा। तो आप क्या बोलोगे, बाढ़ और सूखा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है, बताइए। कमेंट करके बताइए, क्या केरल हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश हुआ है, क्या राजस्थान हुआ है, या मध्य प्रदेश हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का कोई भी एक आप किसी भी जिले का, राजस्थान के किसी भी जिले का बात करते हैं, राजस्थान के किसी भी जिले का कोई भी एक आप राष्ट्रीय उद्यान बताइए। जैसे आप बताओगे केवला देव, क्या है केवला देव जो आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये आपका कहां स्थित है, राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, और दो मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है, एक का दुधवा है और एक का चंद्रप्रभा है। केरल की बात करते हैं दोस्तों, नावों की रेस कहां होती है, केरल में होती है। और शांत घाटी कहां स्थित है आपकी, शांत घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों में से एक उदाहरण निम्न में से कौन सा, बताइए। यानी इनमें से एक ऐसा उदाहरण है जो जल से होता है रोग, अब आपको बताना है। तो जल से तो कई रोग होते हैं, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, अतिसार। कसरा होगा नहीं, डिप्थीरिया होगा नहीं, और ट्रांसिलाइटिस होगा नहीं। अतिसार को ही हम क्या बोलते हैं, डायरिया भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायरिया भी कह देते हैं। एक रोग और होता है जैसे मलेरिया है, मलेरिया रोग भी किससे होता है आपका, जल के द्वारा ही होता है। यानी जल भर जाता है तो वहां मच्छर पैदा हो जाता है, मच्छरों के काटने से मलेरिया हो जाता है। दूसरा हैजा भी है। ये सारे क्या है आपके जल जनित रोग हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जल में यदि मरकरी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है। कमेंट करके बताइए, जल में यदि मरकरी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, बताइए पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, आप कहोगे बात पॉजिटिव है। पर्यावरण संसाधनों की अधिकता में उपयोग, पर्यावरण संसाधनों के न्यूनतम उपयोग, ऐसा तो कतई नहीं है, और इनमें से कोई होगा नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य में से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यानी इनमें से कौन सी प्रतियोगिता है जिसका आयोजन किया जाता है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण में लोग क्या होते हैं, उनके अंदर जागृति पैदा होती है। बताइए क्या है, पर्यावरण दिवस समारोह। पर्यावरण दोस्तों दिवस की बात करते हैं, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। जबकि बात करें पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो आपका दिवस है दोस्तों, संरक्षण दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है, ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लेकिन बात यहां और ये जागरूकता की, तो इसका नाम क्या है, वन महोत्सव होगा नहीं, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी होगा नहीं। ये डी है नहीं, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ग्रीन ओलंपियड को ही क्या बोलते हैं, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, ग्रीन ओलंपियड है। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने, यानी स्कूल में पर्यावरण के प्रति आप जागरूकता पैदा करोगे तो आप किस प्रकार करोगे, छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में, यानी छात्रों की जो मेंटलिटी है, जो सोचने की क्षमता है, उसमें बदलाव लाने के लिए रणनीति जो कारगर सिद्ध होगी, बताइए कौन सी है। खेल प्रतियोगिता से आप कर दोगे तो आप कहोगे गलत, प्रतियोगिता से नहीं कर सकते, परीक्षा के माध्यम से कर नहीं सकते, इनमें से कोई होगा नहीं, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे, गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल भी करेंगे, तब जाकर के पर्यावरण के प्रति क्या होगी, जागरूकता पैदा होगी। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, अब आपको बताएं निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा दिवस है जो पर्यावरण के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब पर्यावरण दिवस का मतलब क्या हो गया, बताइए 10 जून को मनाया जाता है, 5 को, 20 को या 2 जून को, बताइए। तो आप क्या बोलोगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, 1972 से। और 1972 में क्या हुआ था, बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें एक सम्मेलन हुआ था, और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर के हुआ था। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसका नाम क्या था, प्रथम वैश्विक सम्मेलन। और ये कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। 1972 में एक योजना लागू हुई थी, उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट शेर। क्या है, प्रोजेक्ट शेर। जो आपकी परियोजना है ये कहाँ आई थी, कहाँ हुई थी लागू, बताइए। प्रोजेक्ट शेर जो परियोजना है ये कहाँ हुई थी लागू, ये आपकी कहाँ नहीं, सॉरी, कहाँ हुई थी, 1972 में लागू हुई थी। ये भी आपको पता रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य बताइए। मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बात करते हैं भारतीय संविधान के में जो मूलभूत उद्देश्य है, जो अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में आते हैं, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक क्या दिए हैं, आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बताइए, देखिए बच्चे अलग होंगे नहीं, पुरुष अलग होगा नहीं, महिला अलग होंगे नहीं, विकास तो तीनों का होना चाहिए। और तीनों कौन है, नागरिक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है, बताइए। क्या इतिहास शामिल नहीं है, भूगोल शामिल नहीं है, राजनीतिक विज्ञान शामिल नहीं है, या व्यवसाय शिक्षा शामिल नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा शामिल नहीं है। तो आप बोलोगे भाई इतिहास भी है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी भी है, लेकिन व्यवसाय नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। अब आपको बताना है अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य की, योगा की, संगीत की, आप कहोगे तीनों की नहीं की जा सकती, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी जो है वो पर्यावरण की समस्या नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। जल का विनाश यानी दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, या भूमि
अपर्दन। तो आप बोलोगे भाई जल का संरक्षण ही क्या है, पर्यावरण की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर वनों की कटाई करना, भूमि का अपर्दन करना, जल का विनाश करना यानी दुरुपयोग करना, ये भी क्या प्रदूषण के अंतर्गत आता है। बट आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आता है, इसीलिए क्या है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोला गया है इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, बताइए। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 जो है पर्यावरण शिक्षा के क्या है, सिद्धांत है, और एक नहीं है। अब जो नहीं है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, बताइए। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, आप कहोगे बात सही है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित एवं समुदाय प्रयास होना चाहिए, आप कहोगे ये भी होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक अथवा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। अब पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं, मतलब जीवन पर्यंत नहीं चलती, यही गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे बोला है नीली क्रांति संबंधित है, बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या दुग्ध उत्पादन से है, पुष्प उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है, या फल उत्पादन से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इससे क्या है, नीली क्रांति संबंधित है। कौन सी, नीली क्रांति संबंधित है। बात करते हैं दुग्ध से, इससे श्वेत क्रांति संबंधित है, इससे श्वेत क्रांति संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति किससे, खाद्य पदार्थों से संबंधित है, खाद्य पदार्थ से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, बताइए। मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, ये आपको कमेंट करके बता दें। क्या भूमि है, धर्म है, समुदाय है, या परिवार है। मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। देखिए बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे भाई भूमि है, भूमि है, समुदाय है, परिवार है, इनमें कहीं ना कहीं लोग आते हैं, लेकिन धर्म जो है इसका कोई घटक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ और भी घटक हो सकते हैं, जैसे कि बात करें मृदा, मृदा क्या है, पर्यावरण का घटक है, चाहे जैविक है चाहे अजैविक है। समुदाय, जनसंख्या, जनसंख्या भी ले सकते हैं हम, जनसंख्या क्या है, घटक है दोस्तों। परिवार भी घटक है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें आपसे बोला गया है पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान, यानी जब आपका ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा बनता है, तो इनमें से कौन सी चट्टानें क्या है, निर्मित होती हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइए कौन सी चट्टानें जो है निर्मित होती हैं। क्या आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी होती हैं, रूपांतरित होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, और इनको क्या बोलते हैं, परावैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 करती है, नाइट्रोजन गैस करती है, ओजोन करती है, या आपकी ऑक्सीजन करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। ओजोन दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और जो ओजोन परत है ये कहां पाई जाती है, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपसे क्या बोला है, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। क्या बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं, बर्फ कहते हैं, या जलवाष्प कहते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जब जलवाष्प क्या होती है, वायुमंडल में अपेक्षित होकर के द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं, सब जानते हैं क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे क्या बोला है, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, ये आपकी कहां पाई जाती हैं, जहां पानी का क्या होगा, अभाव होगा, अभाव होगा वहीं क्या है ये पाई जाते हैं दोस्तों, कटीली झाड़ियां। अब आपको ये देखना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। गर्म और आर्द्र, आर्द्र तो नहीं होगा,
आर्द्र, शीतल का मतलब ठंडा, या होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? गर्म तथा शुष्क मरुस्थल की जलवायु में, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल की मैं आपको बता दूं, राजस्थान, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, स्वर्णिम रेशा किसे कहते हैं? क्या चाय को कहते हैं, कपास को कहते हैं, जूट को कहते हैं, या रबड़ को कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं। कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? बताइए, किसे कहते हैं? क्या बृहस्पति को कहते हैं, शनि को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, या मंगल को कहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे? शुक्र को कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जुड़वा ग्रह यानी जुड़वा बहन के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जुड़वा बहन के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कि इस समय सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर का ग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक बात और, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। ये बात और आप इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, या तिब्बत का पठार? बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे? सबसे ऊंचा जो है पठार वो किसका है? आपके तिब्बत का पठार है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितना ऊंचा है? 14,800 फीट ऊंचा है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, विश्व में कुल लंबे पर्वत कितने हैं? उनकी संख्या कितनी है? 14, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित या मानव जनित, मानव के द्वारा बनी हुई चित्र यानी कृत्रिम वस्तुएं आपदा का उदाहरण है। बताइए, क्या भूकंप है, सुनामी है, रासायनिक आपदा है, या भूस्खलन है? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, भूकंप जो आता है वो मानव के द्वारा नहीं आता, सुनामी नहीं आती, भूस्खलन भी नहीं आता। क्या आता? रासायनिक जो आपदा होती है ये मानव के द्वारा होती है। केमिकल जो भी रिएक्शन वगैरह होती है मानव ही करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल कहां स्थित है? आपका एमपी में स्थित है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आपदा जो है किस गैस, कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप कहोगे नहीं, मीथेन भी नहीं है, कौन सी है? मेथाइलाइसोसाइनाइड जो है ये जिम्मेदार है, ये आपको ध्यान में रखनी हो। ये कब घटना हुई थी? 2-3 दिसंबर को हुई थी। 1984 में यह घटना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? बताइए, इनमें से जो कौन सी गैस है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सी है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, आप बोलोगे है। मीथेन है, आप बोलोगे ये भी है। नाइट्रस ऑक्साइड है, आप बोलोगे ये भी है, ये भी है। तो क्या कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। और भी होती है, CFC, आप बोलोगे है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की जिम्मेदार गैसें हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या क्या नष्ट हो रहे हैं? यानी समुद्र के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या नष्ट हो रहे हैं? भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन, या आपका मैग्रोविक वन? तो कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। मैग्रोविक जो वन है ये समुद्री तट पर पाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है, और इन्हीं के कारण क्या है, ये नष्ट हो रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।